नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। तो मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे प्रतिभाग। मेला मैदान गोचर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन चमोली में किया जा रहा है, जो कि गोचर में होगा। और कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। किसानों से भी बातचीत इस दौरान की जाएगी। मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान किसानों से भी बातचीत होगी। उनकी समस्याओं को सुनने का काम भी किया जाएगा। किसान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गोचर में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और समय तो योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह के कार्यक्रम ये हो रहे हैं, और क्योंकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री भी आ रहे हैं, तो क्या इस दौरान किसानों से भी बातचीत संभव बताई जा रही है क्या? हाँ, देखिए विशाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो आज देखा जाए तो जरूरी ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री आज देहरादून जिले के पांव वाला सोदा गांव के लिए रवाना होंगे, जहां पर आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहां पर शामिल होकर किसानों के जिस चौपाल के बीच वो बैठेंगे और किसानों से सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे और उनसे जो है कृषि से जुड़े जो समस्याएं हैं या योजनाएं जो चलाई जा रही है, किसानों को कितना उनका लाभ मिल पा रहा है, किसानों को किस तरह की समस्या आ रही है, उस चौपाल में जो है वो जानकारी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो विशाल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब पहले भी पहुंचे थे तो वह भी एक देहरादून के ही एक गाँव में पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर खेत में खाट पर बैठकर चौपाल लगाई और वहां बैठकर उन्होंने किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और सीधे तौर पर जो योजनाएं थी उनकी जानकारी उनको दी और जो समस्याएं किसानों ने बताई उनको जो है वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उनको सीधे तौर पर कहा कि इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो तत्काल होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कृषि मंत्री जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर के सीधे तौर पर वहां पर मुलाकात करते हैं और सीधे तौर पर मुलाकात करके जानकारी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते शनिवार को ऋषिकेश के कई इलाकों में वन विभाग की जमीन नपाई की कार्रवाई शुरू होते ही हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं शिवाजी नगर समेत अन्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग की टीम को रोक दिया। और बीते रविवार को भी स्थिति तनावपूर्ण रही। बता दें कि ऋषिकेश मनसा देवी फाटक पर लोग बैठे रहे, जिससे बाड़मेर एक्सप्रेस बाधित रही और यात्री काफ़ी परेशान भी नजर आए। इस दौरान पुलिस बल पर प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव भी किया गया, जिसमें कई लोग चोटिल भी हो गए। वहीं स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जनता को भी समझाया और पुलिस बल की मदद से राजमार्ग और रेल मार्ग से लोगों को हटाकर यातायात सुचारू भी कराया है।
के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक कमेटी बनी थी, जिसमें फॉरेस्ट के जो जहाँ अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए निर्देश जारी हुए और इसके तहत जो है पुलिस की और फॉरेस्ट की और प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनी थी और ये सर्वे किया जा रहा था। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। कल भी देखा गया इसमें काफी विरोध प्रदर्शन था और आज चूंकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ लोग आक्रोशित होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन भी बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं और साथ ही साथ इसका वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा इसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, तो उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अभी अपडेट है? और क्योंकि पथराव जिस तरह से किया गया, अब किस तरह की शांति बनाई हुई है क्षेत्र में? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो वन भूमि के चिन्हित करने का जो चल रहा है, उसी को लेकर के मामला तनावपूर्ण हो गया ऋषिकेश में। देखा जाए तो मनसा देवी फाटक में तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो वहां पर ट्रैक के ऊपर बैठ गए और घंटों बाड़मेर एक्सप्रेस बाधित रही। ट्रेन को रोक लिया गया। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बावजूद भी लोग आक्रोश में है, वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बाद, पुलिस को समझाने बुझाने के बावजूद लोगों को थोड़ा सा जो है आक्रोश बढ़ गया और ज्यादा। और आपको मैं बता दूं कि इस दौरान पुलिस बल को थोड़ा सा बल का प्रयोग करना पड़ गया। उसके बाद लोगों ने वहां पथराव कर दिया पुलिस बल के ऊपर और इस दौरान काफी माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसे देखते देखते लंबा जाम भी लग गया। इन सबको देखते हुए जो ट्रेन में यात्री बैठे थे वो भी परेशान हो गए। उसके बाद मामले को संभालने के लिए एसएसपी अजय सिंह देहरादून को ऋषिकेश श्यामपुर में फ्लैग मार्च को निकालना पड़ा और ऐसे माहौल को शांत करना पड़ा। फिलहाल माहौल अभी शांतिपूर्ण बना हुआ है। क्या इस दौरान कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं? खुशबू, उसका भी कुछ अपडेट आया है क्या? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित कुछ पुलिस और कुछ पत्रकार और कुछ ऐसे अन्य लोग भी हैं जो चोटिल हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के लक्सर में हुए गोलीकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। घटना से जुड़े हर पहलू की गहन पड़ताल के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी का तत्काल प्रभाव से गठन किया गया है। क्षेत्राधिकारी शिशुपाल नेगी के नेतृत्व में गठित एसआईटी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच पूरी तरह तथ्यपरक और निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के की जाए। एसआईटी को साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश के साथ ही टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का गठन एसआईटी का किया गया है और क्या कुछ निर्देश दिए गए एसएसपी की ओर से? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के लक्सर में हुए गोलीकांड के बाद जिस तरीके से देखा गया कि उपचार के दौरान विनय त्यागी की मृत्यु हो गई एम्स अस्पताल में, उसके बाद जिस तरीके से लगातार विनय त्यागी की बहन और उनके परिवार के लोग पुलिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे थे, जिसको देखते हुए तत्पश्चात हरिद्वार एसएसपी में परमिंदर सिंह डोभाल ने एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी टीम के गठन में जो एसआईटी के जांच के अधिकारी हैं उनको वो शिशुपाल सिंह नेगी बनाए गए हैं, जो इस वक्त मौजूदा में सीओ सिटी हरिद्वार हैं, और 5 अन्य जो है थानों के एसओ और एसआई मौजूद हैं इन 6 सदस्यीय टीमों में। और देखना होगा कि जो सवाल या निशान परिवार के लोग खड़े कर रहे थे, इन पर कितनी पहलुओं पर क्या तथ्य था, इनके से सभी जो है उम्मीद और कयास यही है कि जल्द चंद दिनों के अंदर अंदर जिस तरीके से एसआईटी टीम की जब जांच की पूरी होगी तो जो भी सवाल या जवाब है हर सबके जवाब मिलेंगे और देखा जाएगा कि कौन है वो लोग, किस वजह से ऐसा किया गया, ऐसा क्यों हुआ,
ये सारे जो ये कब क्यों कैसे का जो ये सवाल है ये एसआईटी टीम के जांच के दौरान खुलकर सामने आएगा और देखना होगा जी। कि जब ये एसआईटी टीम की जब जांच पूरी होगी तो उसके बाद क्या तथ्य और सबूत निकलकर जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में नस्ली टिप्पणी का विरोध करने पर त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजल चकमा की बेरहमी से पिटाई और चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन देहरादून ने भी सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें न्याय की मांग भी की गई। हमने कैंडल मार्च निकाला तो मतलब हमारे एक दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला सैलमैन फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब नोटिस का बार आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट एक अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से सॉल्व होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। मैं यही रखूँगा विश्वास और उत्तराखंड की सरकार से मुझे ये अनुरोध है कि वो देखे स्टूडेंट कितना सफ़र करते हैं यहाँ पे और उस चीज़ को समझ के कुछ लॉ लाए, कुछ ऐसा कुछ करे जिससे हम यहाँ पे सिक्योर फील करें। स्पेशली द गर्ल्स, द वुमेन्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दे शुड फील सिक्योर। थैंक यू। ये बहुत बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक जारी है, जिसको रोकने पर सरकार काम कर रही है। जंगली झाड़ियों की सफाई पर भी काम की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर भी काम जारी है। इसके अलावा विधायक ने कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया है। केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम हैं ये, क्या कुछ फायदा इन लोगों इससे मिलेगा आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने जनता की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम रखा और हर न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में कम से कम 50 से 100 लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है और लोग बहुत ही खुश हैं कि ऐसी सरकार हमें पहली बार देखने को मिली जो जनता के द्वार पर जाकर ही लोगों के समस्याओं का निस्तारण कर रही है। अच्छा, किस तरह के काम इसमें लोगों के हो पा रहे हैं और ऐसा क्या इस योजना से लाभ मिल भी रहा है इन लोगों को, क्योंकि तमाम पहले भी आप लोग योजना चलाते आए हैं, कितना प्रॉफिट इस बात का मान भी रहे हैं और किस तरह के काम इस योजना में हो रहे हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हर कोई अधिकारियों के दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके छोटे छोटे काम होते हैं। किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी की कागज़ जमा है, पेंशन नहीं लग पा रही है, छोटे छोटे इशू होते हैं और वो इशू इन जनता दरबार के माध्यम से जब लोग वहाँ पर उठाते हैं तो वहाँ पे सारे अधिकारी बैठे होते हैं, तो पता चलता है कि वो तो बहुत छोटी बात है, तो उनका काम वहीं पे समाधान हो जाता है। तो एक का लाइफ लाइन मतलब लाइफ टाइम पेंशन लग जाती है जो रुकी हुई है, एक का जो पेंशन लगी हुई है लेकिन किसी कारण से कागज़ों की पूर्ति न होने के कारण वो रुकी हुई है।
तो वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी को बीज वितरण करना है वो मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता है। गेहूं के बीज हैं, राई के बीज है, अन्य जो हम आजकल बोते हैं, बुआई करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। उद्यान के क्षेत्र में हैं आजकल, जैसे कई जगह हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक भी बना हुआ है। तो जैसे किसी के पे हमला हुआ, उसका मुआवजा वितरण किया जाना है, उसको नहीं हो पाया है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो छोटे इशू के कारण उनकी मतलब समस्याएं बनी रहती हैं, और वो वहाँ पर इन माध्यमों से लोगों के कामों का निस्तारण हो रहा है। मैडम, जंगली जानवरों का आतंक क्योंकि लगातार जारी है, और ऐसे में अब स्कूली बच्चे भी स्कूलों में जाने से डर रहे हैं, अभिभावक भी बच्चों को स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार किस तरह से काम कर रही है कि इनको थोड़ी निजात मिल सके, क्योंकि लगातार हमला बढ़ रहा है? जी, देखिए, लगातार आजकल इस साल कुछ जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हमारा उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, ऐसे जो जंगली जानवरों का आतंक है वो लगभग काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम लोग भी परेशान हैं क्योंकि हम भी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। और अभी एक ही स्कूल में, पोखरी में 2 बार वो आया। पहले दिन एक बच्चे पे हमला किया, फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन कल भी उसी स्कूल में आकर के बच्चे पे हमला किया। तो निश्चित तौर पर इसके एक तो जो मतलब जगह जगह जो झाड़ियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हमारे जो सड़कें बनी हुई हैं उन पे भी हमको झाड़ियाँ काटने की ज़रूरत है। जहाँ हमारे रास्ते हैं वो अवेयरनेस की भी ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि पहले जो काम हम महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के माध्यम से करते थे वो हमको फिर से करने पड़ेंगे। गांव की सबसे पहले गांव के आसपास झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो स्कूल के आसपास जो झाड़ियाँ हैं वो उसका निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह से भी हो। हम जनता के सहयोग से करें या किसी तरह से करें, लेकिन इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो सड़कों में मैं कभी कभी जाती हूँ तो सड़कों में भी, जैसे हमारी PMGSY की सड़कें हैं, कई जगह वहाँ पे झाड़ियाँ रहती हैं। लोग स्कूल में लोग उन्हीं सड़कों से आते जाते हैं। तो वो झाड़ियों की सफाई जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके लिए या तो बजट का प्रावधान हो या फिर लोग अपने विभागीय बजट से करें या स्थानीय अवेयरनेस के द्वारा करें। पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो झाड़ियों में ये जंगली जानवर बहुत अधिक आ रहे हैं गांव के नज़दीक, तो वो कहीं ना कहीं दूर रहेंगे और ये जो आतंक हो रहा है इसमें कमी आएगी। दूसरा, जैसे ही ये इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी तो हमारी सरकार ने तुरंत ही वन विभाग को अलर्ट किया, और जहां भी घटना होती है उससे पहले भी तुरंत वहां विभाग के लोग पहुंचते हैं, वहां पर घटना स्थल पे जाते हैं। जो जहां पे भी हमला होता है उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम, उसको जो भी प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं मुआवजा वितरण का काम वो किया जाता है। और कई बार मैं भी जब क्षेत्र में रहती हूँ तो मुझे भी वो लोग मिलते हैं, वन विभाग के लोग, मेरी भी चर्चा होती है उनसे। और मुझे लगता है कि इसके लिए अस्थाई निदान कैसे होगा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो दूर दूर भी हम मोटर रोड बना चुके हैं, कई बार जंगलों से भी जाता है, तो हो सकता उसके कारण भी हो, और या तो फिर बारिश कम होने के कारण जो चीज़ें जंगलों में होती है वो नहीं हो पा रही है, इसलिए वो गांव की तरफ आ रहे हैं और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हमारा बचपन भी गांव में ही बीता है। डर पहले से भी रहता था, लेकिन कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि एकदम से इतना, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में जंगली जानवर शहरों की तरफ या गाँवों की तरफ आ रहे हैं। धन्यवाद मैम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए आशा नोटियाल जी हमारे साथ ही, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। मीडिया के सवालों पर उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी से लेकर खनन अधिकारी तक के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। खनन माफिया रात के अंधेरे में नदी का सीना चूर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार मीडिया की सुर्खियां भी बन रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम से लेकर एसडीएम तक कह रहे हैं जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं हरिद्वार के जितेंद्र कुमार।
या कह सकते हैं कि खनन माफियाओं के साथ इनकी मिलीभगत भी संभव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले जब खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी तब भी इनके पास कहने को कुछ नहीं था और आज भी कहने को कुछ नहीं है। देखिए ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। खनन विभाग और तहसील की टीम द्वारा भी लगातार वहाँ पे अपनी उपस्थिति रात को भी डायरेक्शंस हैं कि वो वापस जाएँ और बीच में इस पे कार्रवाई भी की गई है और लगातार हमारे जो तहसील की टीम है उसको भी हमारे डायरेक्शंस हैं कि इस एरिया पे विशेष फोकस है। हैरानी की बात यह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और हरिद्वार में जितेंद्र कुमार जैसे अधिकारी खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। जिला मुख्यालय के ठीक पास नदियों से मिट्टी और बालू का दोहन हो रहा है। प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई का नामो निशान तक नहीं है। देखिए इस पर जैसा कि मैंने बताया कि एक डेडिकेटेड टीम तहसील की भी बनाई गई है जिसको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि लगातार वहाँ पे वो अपनी गतिविधि बनाए रखें और बीच में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय से कुछ दूर रोजाना देर रात ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए नदी से मिट्टी और बालू निकाली जा रही है और ये वाहन कॉलोनियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस दोनों ही मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरोप ये भी है कि माफियाओं और पुलिस के बीच मिलीभगत के चलते कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह गई। तो देखिए जो अवैध खनन पे जो वाहन पकड़े जाते हैं उन पे चालान की कार्रवाई होती है और उसको एक धनराशि जमा करवा के फिर वो छुड़वा सकते हैं। ये चूंकि नियम में है तो ये कार्रवाई इसमें की जाती है। देखिए आप विशेष कोई स्थान है तो वो बता दीजिए, उसकी जांच करवा लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब कई स्थानों पर डंपर भी खनन में शामिल हो चुके हैं। माइनिंग विभाग ने कुछ वाहनों को जरूर सीज किया था, लेकिन अवैध खनन अगले ही दिन फिर शुरू हो गया। जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो वही तयशुदा जवाब दिया गया, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई होगी। मगर जमीनी हालात बताते हैं कि ये खेल अपने चरम पर है, तो फिर अधिकारी फोन उठाने से भी कतराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।